हेलो एवरीवन। ये हमारा CRPC रैपिड रिवीजन का थर्ड पार्ट है। हमने इससे पहले 2 पार्ट्स किए हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि CRPC एक बहुत ही बड़ा एक्ट है, लेकिन हम आपका काम बहुत ही आसान करने के लिए हम लोग आपके लिए रैपिड रिवीजन के पार्ट्स लेके आए हैं। ये जो मेरा पूरा रैपिड रिवीजन है वो 4 पार्ट्स में है। आज उसका थर्ड पार्ट है। ये दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ रैपिड रिवीजन और इसके बाद एक इसका फाइनल पार्ट आएगा जिसमें रिमेनिंग जो आज हम सेक्शंस करेंगे उसके बाद जितने भी सेक्शंस बनेंगे उसका एक लास्ट पार्ट होगा वो। लाइक आई ऑलवेज सेड, हमारे पिछले 2 पार्ट्स में मैंने आपको बताया है कि हमने आपका काम कितना आसान कर दिया है। CRPC अगर आप सब्जेक्ट कहीं और अगर कोई क्लासेस वगैरह लेंगे तो CRPC के लिए अगर एक दिन में 2 आवर्स की क्लास है तो 30 डेज मिनिमम चाहिए। जिस हिसाब से CRPC के नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, जो CRPC में टेक्निकलिटी लगती है, जो CRPC में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, CRPC रिक्वायर्स मिनिमम 30 डेज टू बी कंप्लीटेड एंड दैट टू 2 आवर्स इन अ डे। 60 आवर्स मिनिमम है। 60 आवर्स आपके मिनिमम है CRPC के लिए। अब आप खुद सोच सकते हैं वो 30 डेज के टाइम ड्यूरेशन को कट शॉर्ट करके हम आपके लिए सिर्फ एक वीडियो में लेके आए हैं, और वो भी ऐसा वीडियो जिसके सिर्फ 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4 में हमने आपकी पूरी 30 डेज की जर्नी को कट शॉर्ट कर दिया है, और वो भी हमने अपने गेस्ट वर्क पे नहीं किया है। वो हमने किया है जितने भी लीगल एग्जाम्स होते हैं हमारी कंट्री के, उनके क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद जितने भी हमें टॉपिक्स लगे कि हाँ दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रिक्टली, हमने उन सब सेक्शंस को कंपाइल करके ये वीडियो और ये 4 पार्ट्स जो हैं ये हमने बनाए हैं और हम आपके लिए ये लेके आए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी 100% की मेहनत को हमने सिर्फ अब 20% का कर दिया है, बट इस 20% की मेहनत को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आपको बहुत अच्छे से ये 20% के अपने एफर्ट्स लगाने हैं, ताकि एफर्ट्स आपके लग रहे हैं 20% क्योंकि सिर्फ ये वीडियो आपको फॉलो करनी है, बट इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी 100%, एंड ये मेरी 100% गारंटी है। प्लीज़, जैसे बोला जा रहा है, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। मैंने आपको पिछले 2 अपने वीडियो में भी बोला था कि प्लीज़ अपनी बैरक लेके बैठ जाइए मेरे साथ। जो सेक्शंस मैं आपको बताती जा रही हूँ, जिस सेक्शन में जो पैराग्राफ मैं बता रही हूँ, जिस सेक्शन में जो केस लॉ मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ उन सारे चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए, साथ साथ में रिवाइज करते जाइए। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपकी ये जर्नी बहुत ही अच्छी होगी। आपका CRPC पूरे के पूरे 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक दिन में एक पार्ट हमारा वीडियो का कवर कर रहे हैं, 4 डेज के अंदर आप अपना CRPC पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं विथ 100% सक्सेस गारंटी। Please keep following what I am saying. Let's start with section 200 of CRPC. Section 200 CRPC. सेक्शन 200 CRPC क्या बोलता है? अब यहाँ से आपका चैप्टर 12 हमने किया था, जो हमारे इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 12 बोला था कि वो जो इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चैप्टर 12 के बाद जो सेकेंड नंबर पे जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है वो है चैप्टर 15 विच डील्स विथ कंप्लेंट केसेस। ये हमारा चैप्टर 15 है। चैप्टर 15 जो कंप्लेंट केसेस के बारे में है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है कंप्लेंट केसेस, कंप्लेंट डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट्स। ऑलराइट, हमने सेक्शन 2 क्लॉज D के अंदर कंप्लेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंप्लेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्लेंट वो कंप्लेंट जिसमें कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाता है। कंप्लेंट डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को की जाती है कि किसी पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है, उसमें ये एलिगेशंस होते हैं। ऑलराइट, ये होती है कंप्लेंट जो सीधा मैजिस्ट्रेट को की जाती है। एंड सेक्शन 190 क्लॉज A में मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑन सच कंप्लेंट। तो ये कंप्लेंट के कुछ इंटरलिंक्ड सेक्शंस हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियो में थे। आज मैंने आपको ये मेंशन कर दिए ताकि आने वाले चैप्टर को आप उससे लिंक करके अच्छे से पढ़ सकें। जब भी आपके पास कंप्लेंट का
क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टार्टिंग हमेशा कंप्लेंट की डेफिनेशन से करनी है, जिसमें आपको सेक्शन 2 क्लॉज डी रेफर करना है। उसके बाद आपको सेक्शन 190 क्लॉज ए रेफर करना है कि इसका कॉग्निजेंस, कंप्लेंट का जो कॉग्निजेंस है वो सेक्शन 190 क्लॉज ए में लिया जाता है। इससे आपके आंसर को एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक मिलेगा। सी, अगर आपसे कंप्लेंट के बारे में पूछा जाए तो सीधा अगर आप सेक्शन 200 से स्टार्ट कर दे रहे हैं तो इट विल नॉट, ऑब्वियसली वो सही होगा क्योंकि सेक्शन 200 ऑनवर्ड्स इट डील्स विद कंप्लेंट्स, चैप्टर 15 जो है हमारा। बट आप स्ट्रेट अवे अगर उसी से स्टार्ट कर देंगे तो बाकी लोगों में और आप में क्या डिफरेंस रहेगा। सो टू मेक योर आंसर लुक डिफरेंट, टू ऐड एन एक्स्ट्रा चेरी टू योर आंसर, आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे आपका आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और सिर्फ वो बेसिक पॉइंट्स जो कि सबके आंसर में होंगे तो आपको मार्क्स भी वो एवरेज ही मिलेंगे फिर। बट अगर आप ऐसी कोई चीज़ ऐड कर देते हो विच मेक्स योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो एग्जामिनर जो आपके एग्जाम पेपर्स चेक कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपके कॉलेज के लॉ के एग्जाम हैं, आपके कोई और दूसरे लीगल एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे आपके जुडिशरी के मेंस के एग्जाम्स हैं, इट इज़ वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर to give marks to those आंसर शीट्स जिसमें कुछ डिफरेंट आंसर्स हैं। सबके सेम आंसर्स होते हैं तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मार्क्स को डिफ्रेंशिएट करना कि किसको ज़्यादा मार्क्स दिए जाए। लेकिन अगर आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे तो इन्विजिलेटर एग्जामिनर के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है कि वो उन क्वेश्चंस में उन आंसर्स को ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं जिसमें एक बेसिक चीज़ जो सबने लिखी है उसके अलावा कुछ एक वो एक्स्ट्रा फैक्टर है। जहाँ वो एक्स्ट्रा फैक्टर, वो चेरी ऑन द केक उसको दिख गई, वहीं पे आप मार्क्स अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ दैट एक्स्ट्रा फैक्टर कि आपके पास कंप्लेंट का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले सेक्शन 2D से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप कॉग्निजेंस किस में लिया जाता है वो बताओगे, एंड देन आफ्टर दैट यू विल मेंशन कि कंप्लेंट रिलेटेड जो चैप्टर है सीआरपीसी का वो चैप्टर 15 है। ये चैप्टर नंबर याद होना आपको ज़रूरी है। और उसके बाद आप 200 पे आओगे, उसके बाद आप सेक्शन 200 पे आओगे। सो हम 200 पे आते हैं। सो सेक्शन 200 बात करता है कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन की। अब कंप्लेनेंट मैजिस्ट्रेट के पास आया है अपनी कंप्लेंट लेके, तो उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए ऑब्वियसली टू एग्जामिन वेदर वॉट एवर ही इज सेइंग इज ट्रू। सो मैजिस्ट्रेट जो किसी कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस ले रहा है वो ओथ पे उस कंप्लेनेंट को और कंप्लेनेंट के साथ जो विटनेसेस आए हैं उस कंप्लेंट केस में उन्हें एग्जामिन करेगा और उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो रिकॉर्ड वो बनाएगा वो राइटिंग में होना चाहिए और कंप्लेनेंट और विटनेसेस से साइन करवाएगा उसको। ऑलराइट, अब कंप्लेनेंट या विटनेसेस के एग्जामिनेशन होना चाहिए सेक्शन 200 बोलता है, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है कि कब आप कंप्लेनेंट और विटनेसेस का एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। कब नहीं है? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर कंप्लेनेंट या विटनेस खुद कोई पब्लिक सर्वेंट है जो एक्ट कर रहा है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में और उसने आके कंप्लेन करी है तो उसकी वो पोजीशन ही काफ़ी है, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कंप्लेंट जो है वो एक ऐसा केस है जो एक मैजिस्ट्रेट ने दूसरे मैजिस्ट्रेट को मेकओवर किया है, ऑलराइट, तो उस केस में भी अगेन एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस मैजिस्ट्रेट ने मेकओवर किया है हो सकता है कि उसने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया हो, तो आपको दोबारा एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलराइट, देन 201 आता है। 201 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। अब अगर एक पर्सन है वो किसी मैजिस्ट्रेट के पास चला गया अपनी कंप्लेंट लेके, बट असल में वो मैजिस्ट्रेट उस कॉग्निजेंस, उस केस पे, कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं था। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सेक्शन 201 में बताया गया है। जो सेक्शंस मैं डील कर रही हूँ वो सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं, आपको पढ़ने हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। प्लीज़ कीप मार्किंग इन योर बेयर एक्ट।
मेरे साथ साथ मार्क करते जाइए। प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। अगर कोई कंप्लेंट किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट को की गई है जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है और वो कंप्लेंट अगर राइटिंग में है तो मैजिस्ट्रेट उसे वापस रिटर्न कर देगा और ये बोलेगा कि इसको प्रॉपर कोर्ट में दो। लेकिन अगर वो राइटिंग में नहीं है तो वो सीधा ऐसे ही ओरली बोल दे, वरना वो रिटर्न में देगा, नहीं तो वो ओरली उसको डायरेक्ट कर देगा कि आप उस कोर्ट में जाइए। ऑलराइट, 202 टॉक्स अबाउट पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। अब मैजिस्ट्रेट जब किसी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेगा तो वो कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या करेगा? इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, प्रोसेस इशू करेगा ऑब्वियसली। अब प्रोसेस इशू करने को आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। अगर मैजिस्ट्रेट जिसके पास कंप्लेंट आ रही है ही डिसाइड्स कि हाँ इस पे कॉग्निजेंस तो मुझे लेना है, पर प्रोसेस इशू करने से पहले या कॉग्निजेंस लेने से पहले कुछ और इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इस पे होनी चाहिए। जस्ट एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन 200 इज नॉट इनफ। सो इन दैट केस वो कॉग्निजेंस को और इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देगा कि पहले आप कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करो। इंक्वायरी होगी तो वो खुद करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो किसी पुलिस ऑफिसर से भी करवा सकता है। ऑलराइट, तो वो होने के बाद ही वो फिर उस पर कॉग्निजेंस लेगा। ऑलराइट, ईदर इंक्वायर इनटू himself or direct an investigation to be made by the police officer. All right. ये डायरेक्शन कब नहीं दी जाएगी? अब इसका एक्सेप्शन भी है कि जब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर जहाँ पे कंप्लेंट किसी कोर्ट ने नहीं की है अनलेस द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 200. ऑलराइट, इसमें इस पे से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे। ये जो प्रोवाइजो है इसमें से कई सारी जगहों पे मैंने क्वेश्चन देखा है, एमसीक्यू, एक ये एमसीक्यू होता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है दैट दिस केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन तो वो क्या करेगा? क्या वो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन को वो केस दे देगा? नहीं, देने से पहले ही विल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट कि भाई अपने सारे विटनेसेस को प्रोड्यूस करो मेरे सामने, और फिर वो उनको एग्जामिन करेगा ऑन ओथ एंड देन ही विल कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ऑलराइट, तो ये आपको ये वाला प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर 200 के एग्जामिनेशन के बाद या 200 में उसने एग्जामिन किया, उसके बाद उसने 202 वाली पोस्टपोनमेंट कर दी, कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उसके बाद अगर उसको लगता है कि कोई वैलिड ग्राउंड नहीं बनता है, कोई अक्यूजेशन सच नहीं है, कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा है, तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। और अगर उसको लगता है कि हाँ कोई वैलिड ग्राउंड है तो फिर वो आएगा सेक्शन 204 में इशू ऑफ प्रोसेस के लिए। अब इशू ऑफ प्रोसेस जो होता है वो कॉग्निजेंस के जस्ट बाद वाली स्टेज होती है। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है? इशू ऑफ प्रोसेस होता है जब कोई मैजिस्ट्रेट अपना प्रोसेस इशू करता है, अपना प्रोसेस अब स्टार्ट करता है। प्रोसेस स्टार्ट करने का क्या मतलब है? अगर वारंट्स केस है तो अरेस्ट वारंट इशू करेगा, अगर समन्स केस है तो प्रोडक्शन के लिए समन्स इशू करेगा। ये होता है इशू ऑफ प्रोसेस। समन्स केस में समन्स इशू करना, वारंट्स केस में वारंट्स इशू करना। ऑलराइट, दिस इज इशू ऑफ प्रोसेस एज पर सेक्शन 204। इसके बाद सीधा हम आएंगे सेक्शन 205 के ऊपर। सेक्शन 205 बोलता है कि कब मैजिस्ट्रेट जो है समन्स केसेस में, अब ये समन्स केसेस पे अप्लाई होगा, सिर्फ समन्स केसेस पे अप्लाई होगा कि कब मैजिस्ट्रेट समन्स केसेस में पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड को अवॉइड कर सकता है कि ठीक है अगर अक्यूज पर्सनली अटेंड नहीं भी कर रहा है कोर्ट को तो भी इट्स फाइन। तो इन दैट केस सेक्शन 205 के अंदर वो चीज़ होती है जब मैजिस्ट्रेट जो कि समन इशू कर रहा है समन्स केस में, उसको लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अक्यूज्ड अपने प्लीडर के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकता है, तो फिर वो उसको अलाउ कर देगा। इसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 206 बताता है कि पेटी ऑफेंसेस के अंदर कुछ स्पेशल समन्स दिए जाते हैं। पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं? पेटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें फाइन का अमाउंट 1000 रुपीज से ज़्यादा का नहीं होता है। पेटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, तो 1000 रुपये से कम के फाइन वाले जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उसको बोला जाता है पेटी ऑफेंसेस। ऑलराइट, सो ये होते हैं पेटी ऑफेंसेस। इसके बाद अब एक बार प्रोसेस इशू हो गया,
अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आती है 207 208 वाली स्टेज जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, 207 में क्या बोला गया है, सेक्शन 207 टॉक्स अबाउट सप्लाई टू द अक्यूज्ड, उसको हम क्या देते हैं, उसको हम देते हैं पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, जहाँ पे भी जो केस है वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर है, मतलब द कॉग्निजेंस वाज टेकन अंडर 190 क्लॉज बी पुलिस रिपोर्ट केसेस, इन दैट केस हमें अक्यूज्ड को पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी देनी पड़ती है, जो FIR हुई है उसकी एक कॉपी देनी पड़ती है। ताकि ये क्यों दे रहे हैं हम, इसका पर्पस क्या है, ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। हमारे पास उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस हैं हमें उसको बताने हैं, FIR के अंदर उसके ऊपर क्या एलिगेशन लगे हैं वो उसे पता होना चाहिए ताकि वो उसका डिफेंस तैयार कर सके। पुलिस रिपोर्ट में, चार्जशीट में उसके अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस लगे हैं वो उसके अगेंस्ट अपना डिफेंस तैयार कर सके, इसलिए उसको वो चीज़ पता होनी ज़रूरी है। तो हमें उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई कन्फेशंस या स्टेटमेंट्स हैं 164 वाले या 161 में पुलिस ऑफिसर ने एग्जामिनेशन जो किया था उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, या फिर कोई भी और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट जिससे कि वो अपना डिफेंस तैयार कर सकता है, वो हमें उसे देने पड़ेंगे। ये तो है 207 में। 208 भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही है, बट specifically it talks about those cases which are exclusively triable by the court of session। जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल वाले केसेस हैं 208 उसके बारे में बात करता है। 208 talks about the cases which are exclusively triable by the court of session। तो उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, बिकॉज यहाँ पे इट मीन्स अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस तो ऊपर वाले सेक्शन में आ गए 207 में। 208 में आएंगे बचे हुए केसेस, मतलब कंप्लेंट केस जिसकी कॉग्निजेंस 190 क्लॉज ए में लिया गया है, और इंफॉर्मेशन केसेस अगर आपको याद हो 190 क्लॉज सी में जो लिया गया है। तो इन केसेस में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ऑब्वियसली 200 के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका जो रिकॉर्ड बना है वो देना पड़ेगा आपको अक्यूज्ड को। 202 के अंदर जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसका जो रिकॉर्ड बना होगा आपको वो देना पड़ेगा। कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन है 164 वाले, 161 वाले, वो आपको देने पड़ेंगे इन द इन्वेस्टिगेशन, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। कोई और डॉक्यूमेंट है अगर जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया है, दैट मीन्स कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो अक्यूज्ड के लिए हेल्पफुल होगा अपना डिफेंस तैयार करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट आप अक्यूज्ड को दे दोगे। ऑलराइट, इसके बाद आता है सेक्शन 209। सेक्शन 209 टॉक्स अबाउट दोज केसेस विच आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो तब आपको अगर कोई ऐसा केस है, मैजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा केस आया है और केस आने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है ये तो मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, ये केस तो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तब वो क्या करेगा 209 के अकॉर्डिंग, वो क्या करेगा, उसको कमिट कर देगा, कमिट एज एन उसको ट्रांसफ़र कर देगा। कमिट करने से पहले अगर बेल वगैरह ग्रांट करनी है, रिमांड वगैरह देना है वो दे देगा, रिकॉर्ड ऑफ द केस जो है वो दे देगा उस कोर्ट ऑफ सेशन को, जो भी उसने एग्जामिनेशन किया है अभी तक का वो भी दे देगा वो। ऑलराइट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बता देगा कि नाउ द केस हैज़ बीन कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ऑलराइट, इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस आता है, इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस सेक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 210 विच टॉक्स अबाउट पैरेलल प्रोसीडिंग्स, इसमें जो है पैरेलल प्रोसीडिंग की बात की गई है। पैरेलल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, पैरेलल प्रोसीडिंग्स का मतलब है जब किसी भी केस के अंदर अब मैजिस्ट्रेट है, उसको सपोज कोई कंप्लेंट आई, उसके पास कोई कंप्लेंट आई है, तो कंप्लेंट पे ही वाज प्रोसीडिंग, और कंप्लेंट पे प्रोसीड करने के दौरान उसको पता लगता है कि इस केस पे इस पर्टिकुलर ऑफेंस की, इस पर्टिकुलर केस की तो ऑलरेडी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
ऑलराइट, तो वो क्या करेगा, उस टाइम उस कंप्लेंट केस को स्थगित कर देगा, स्टे कर देगा, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बोलेगा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे अपनी पुलिस रिपोर्ट दो। जब पुलिस रिपोर्ट आएगी, अगर उस पुलिस रिपोर्ट में उस पुलिस रिपोर्ट के अगेंस्ट ऑफेंस और अक्यूज्ड सेम है, तो वो दोनों प्रोसीडिंग्स को मर्ज करके एक सिंगल प्रोसीडिंग चलाएगा। अगर अलग अलग है तो दोनों को अपने अपने अकॉर्डिंगली रन करने देगा। ठीक है, ये होती है पैरेलल प्रोसीडिंग। इसमें यही है सेक्शन 210, आप इसको रीड करेंगे आपको एग्जैक्टली सेम चीज मिलेगी। और इसमें हरजिंदर कौर वाला, हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इसका एक लैंडमार्क केस है, हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेक्शन 210 पे बहुत बार n नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं और ये केस उसमें आपको मेंशन करना होगा। ऑलराइट, we'll move on to the next chapter, chapter 17, which is again an important chapter, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। अब ये चैप्टर जो है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप ये चैप्टर देखोगे तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत तरीके से इम्पॉर्टेंट है। बहुत तरीके से इम्पॉर्टेंट होने का क्या मतलब है कि इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत जगहों पे है, ये बहुत चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में जो MCQs आते हैं, क्योंकि इसमें आप अभी आगे जो सेक्शंस देखेंगे वो ऐसे सेक्शंस हैं कि उसमें बहुत ईजिली MCQs बन सकते हैं। इसमें से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो चार्ज फ्रेमिंग, जॉइंडर ऑफ चार्जेस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, एरर इन चार्जेस वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जब आप अपने जजमेंट राइटिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और आप किसी ऐसे स्टेट के लिए एम कर रहे हैं जिसमें जजमेंट राइटिंग आती है, तो जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल जजमेंट में यू हैव टू फ्रेम दी चार्जेस ऑल्सो, आपको चार्ज फ्रेमिंग भी करनी पड़ती है। चार्ज फ्रेमिंग करने के लिए ये जो चैप्टर है, इट इज अ मैंडेट। जब तक आपने ये चैप्टर प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, आप चार्ज फ्रेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल दी रूल्स टू फ्रेम दी चार्जेस वो इसी में दिए गए हैं। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर में से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें से 20 क्वेश्चंस बहुत ईजिली फ्रेम कर सकती हूँ, एक्सक्लूडिंग द इलस्ट्रेशंस। अगर आप इसके इलस्ट्रेशंस को पढ़ के उसमें से क्वेश्चंस बनाओगे तो यू कैन फ्रेम 50 क्वेश्चंस वेरी ईजिली, वेरी फ्लुएंटली, बहुत इजीली बन सकता है। तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज फॉलो दिस। ऑलराइट, सेक्शन 211 जिसमें चार्ज के कंटेंट्स दिए कि चार्ज के अंदर क्या क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चार्ज में वो ऑफेंस लिखा होना चाहिए जिसके लिए आप उसको अक्यूज कर रहे हो। चार्ज के अंदर वो लॉ लिखा होना चाहिए कि किस लॉ के अंदर उसने वो ऑफेंस कमिट किया है। चार्ज के अंदर उस लॉ का नाम, जो वो ऑफेंस है उसका अगर कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, सेक्शन नंबर होना चाहिए कि किस सेक्शन नंबर के अंदर वो ऑफेंस दिया गया है उस लॉ के अंदर। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें। चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, आपको कोर्ट की लैंग्वेज अगर हिंदी है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखना है। ऑलराइट, ये तो है आपका चार्ज के कंटेंट्स। नाउ सी, इसमें कितने सारे इलस्ट्रेशंस हैं। यू हैव टू रीड ऑल द इलस्ट्रेशंस मैंडेटरली, कंपल्सरीली। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 212 पे जाएंगे अब हम। सेक्शन 212 बोलता है कि चार्ज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ऑफेंस किस समय कमिट हुआ है, किस जगह पे कमिट हुआ है, किस पर्सन ने कमिट किया है और किस पर्सन के अगेंस्ट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक चार्ज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अगेन अ रूल ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 213 पे। सेक्शन 213 बोलता है कि कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल चीटिंग का केस है, अगर चीटिंग का ऑफेंस आप किसी के ऊपर लगा रहे हो तो चीटिंग करने के कई सारे तरीके हैं। आप कैसे भी चीटिंग कर सकते हो, आप पर्सोनिफिकेशन से कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी की गलत वैल्यू से कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से चीटिंग कर सकते हो। तो चीटिंग अलग अलग तरीकों से करी जा सकती है। तो ऐसे कई ऑफेंसेस होते हैं जिनको करने के मैनर अलग अलग होते हैं, और ऐसे ऑफेंसेस में कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस उस केस में किस मैनर में किया गया है वो मैनर लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, इसके बाद 214 आएगा। 214 बात करता है कि चार्ज जो है
वो उसी वर्ड्स, एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है जो उस लॉ में, उस सेक्शन में यूज़ हुई है। आपको एग्जैक्ट टर्म्स यूज़ करने हैं। ऑलराइट, फिर 215 है। 215 बात करता है कि इफेक्ट ऑफ एरर्स। चार्ज के अंदर कोई एरर है अगर, वो तब तक मटेरियल नहीं माना जाएगा जब तक ये नहीं प्रूव हो जाता है दैट द अक्यूज्ड वाज मिसलेड एंड दैट एरर लेड टू फेलियर ऑफ जस्टिस। ये दोनों चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तब माना जाएगा कि इट इज़ अ मटेरियल एरर और फिर चार्ज को अल्टर किया जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद 216 है। 216 बताता है कि चार्ज की ऑल्ट्रेशन कैसे होती है। अब अगर चार्ज में एरर है तो उसे फिर हमें ऑल्टर करना पड़ता है। कब हम उसे पूरी तरीके से ऑल्टर करेंगे, कब उसे सिर्फ पार्ट्स में ऑल्टर करेंगे, वो सब 216 में दिया गया है। देन वील कम ऑन टू 217 कि जब चार्ज का ऑल्ट्रेशन होता है तो कई विटनेसेस जिनको पहले बुलाया गया था उनकी रिकॉलिंग ज़रूरी है, री एग्जामिनेशन ज़रूरी है, तो आप वो करा सकते हो। ऑल्टर्ड चार्ज के अंदर अगर कुछ नए विटनेसेस, नए एविडेंसेस निकल आए हैं तो आप उन न्यू वंस को भी बुला सकते हो। ऑलराइट, तो ये तो है चार्ज के रूल्स। अब हम आएंगे जॉइंडर ऑफ चार्जेस पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चार्ज। चार्ज जो एक टॉपिक है उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक जो है वो है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। आप बैठे बैठे इसमें कितने भी क्वेश्चंस बना लोगे तो वो कम ही होंगे, बिकॉज इट इज़ अ वास्ट टॉपिक, इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ टॉपिक। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। 218 पे अगर हम आए तो 218 क्या बोलता है? 218 बोलता है कि हर एक ऑफेंस के लिए एक सेपरेट चार्ज बनेगा, बट 219 ऑनवर्ड्स एक्सेप्शन दिए गए हैं 218 के। 218 बोलता है कि हर एक ऑफेंस के लिए आपको सेपरेट चार्ज बनाना है, बट 219 ऑनवर्ड्स ये दिया गया है कि कई ऐसे ओकेजन्स या सर्कमस्टांसेस होते हैं जब आप 2-3 ऑफेंसेस के लिए एक सिंगल चार्ज बना सकते हो। वो कौन से होते हैं? वो सर्कमस्टांसेस 219 ऑनवर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले 219 पढ़ेंगे। 219 बोलता है कि अगर एक पर्सन ने 1 साल के अंदर सेम काइंड के मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस कमिट किए हैं तो उन 3 का एक सिंगल चार्ज बन सकता है। ऑलराइट, इसमें ज़रूरी क्या क्या है? 1 ईयर के अंदर मैक्सिमम 3, और वो कैसे ऑफेंसेस होने चाहिए? सेम काइंड के ऑफेंसेस। ऑलराइट, तो 219 के अकॉर्डिंग आप एक सिंगल चार्ज बना सकते हो। ऑफेंसेस सेम काइंड के क्या होंगे? जब उनकी पनिशमेंट सेम है। ऑलराइट, या फिर जैसे 379 थेफ्ट, 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। इसके बाद तो ये सब क्या है? ये सब है तो थेफ्ट के ही टाइप्स ना, तो ये सेम काइंड के माने जाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद आता है 220। ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस की बात करता है जो इतने सिमिलर होते हैं, ऐसे होते हैं कि आप इनको एक ही ट्रायल में, एक ही चार्ज में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सारे सिमिलर है। फॉल्सिफिकेशन, कंसीलिंग ऑफ द ऑफेंस, या फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑलराइट, ये सब सिंगल चार्ज में हो सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर ऑफेंसेस होते हैं। कोई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा डेफिनेशन के अंदर आ रहे होते हैं, तो जिन जिन डेफिनेशंस में वो आ रहे हैं उन सब का एक चार्ज बन सकता है। कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में एक ऑफेंस है और जब वो किसी और ऑफेंस के साथ मिल जाते हैं तो वो एक अलग ही ऑफेंस बना देते हैं, एक डिफरेंट ऑफेंस बना देते हैं। तो उन सब का एक सिंगल चार्ज आप बना सकते हो, तो जॉइंडर ऑफ चार्जेस हो जाएगा वहाँ पे। ऑलराइट, इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 221 पे, विच डील्स विथ ऑल्टरनेट चार्जेस। ऑल्टरनेट चार्जेस की बात होती है यहाँ पे। ऑल्टरनेट चार्जेस का क्या मतलब होता है? जब इट इज़ डाउटफुल कि इसका चार्ज बनना चाहिए या इसका चार्ज बनना चाहिए, तो आप ऑल्टरनेट चार्जेस बना सकते हो और करके। तो ये होता है ऑल्टरनेट चार्जेस 221 में। अब ऑल्टरनेटिवली आपने अगर चार्जेस बनाए, उनमें से कोई भी चार्ज प्रूव हो जाता है तो आप उसके लिए पनिश कर सकते हो। बट अगर आपको डाउट था कि आप इसमें क्या चार्ज लगाओगे, मर्डर का लगाओगे या कल्पेबल होमिसाइड का लगाओगे, अब अगर
मर्डर का आपने चार्ज लगाया बट प्रूव हो गया कल्पेबल होमिसाइड, बट क्योंकि उस टाइम पे आप उसके लिए डाउटफुल थे तो इवन कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी आप पनिश कर सकते हो इवन दो द पर्सन इज नॉट चार्ज्ड विद दैट। इसको बोलते हैं कॉग्नेट चार्जेस, ऑल्टरनेट चार्जेस। ऑलराइट, इसके बाद आता है सेक्शन 222। सेक्शन 222 बोलता है कि माइनर ऑफेंसेस जिनका चार्ज जो है मेजर ऑफेंसेस में इंक्लूडेड है, उन ऑफेंसेस के लिए अगर आपने स्पेसिफिक चार्ज नहीं भी बनाया है, आपने किसी मेजर ऑफेंस का चार्ज बना दिया था बट प्रूव हुआ माइनर ऑफेंस, ऑलराइट, तो उस केस में फिर आप उसको माइनर ऑफेंस के लिए ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, आपने उस पर चार्ज लगाया था थेफ्ट का बट प्रूव हो गया कि ही हैज़ रिसीव्ड, उसने खुद ने चोरी नहीं किया बट ही हैज़ रिसीव्ड स्टोलन प्रॉपर्टी विच कैन बी अ पार्ट ऑफ थेफ्ट। ऑलराइट, तो इन दैट केस आप भले ही उसने रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का चार्ज उसके अगेंस्ट बनाया नहीं गया था बट स्टिल उसको उसके लिए पनिशमेंट दी जा सकती है। ऑलराइट, इसके बाद सेक्शन 223 आता है। अभी तक हम 222 तक पढ़ रहे थे जॉइंडर ऑफ चार्जेस, यहां पे हम पढ़ेंगे जॉइंडर ऑफ अक्यूज्ड। एक या एक से ज्यादा लोगों को हम सिंगल ट्रायल में कब ले सकते हैं? एक ट्रायल एक बंदे का होता है बट कब हम लोगों को जॉइंट ट्रायल कर सकते हैं वो दिया गया है सेक्शन 223 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन लोगों ने जिनको हम जॉइंटली ट्राई करना चाह रहे हैं उन्होंने सेम ऑफेंस किया है सेम ट्रांजैक्शन में, या फिर ऑफेंसेस तो अलग अलग थे लेकिन एक ने मेन ऑफेंस किया है, एक ने उसी ऑफेंस को अबेट किया है, अटेम्प्ट किया है, तो वो फिर सिंगल ट्रायल में आ सकते हैं, उनका जॉइंडर कर सकते हैं हम। ऑलराइट, मोर देन वन ऑफेंसेस किए हैं बट वो ऑफेंसेस सेम काइंड के थे, अगर 12 मंथ्स विद इन 1 ईयर किए हैं तो आप उनका जॉइंडर कर सकते हो, उनका जॉइंट ट्रायल कर सकते हो। ऑलराइट, उसने डिफरेंट ऑफेंसेस किए हैं बट सेम ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज़्यादा लोगों ने किए हैं तो उनका आप जॉइंडर कर सकते हो। सो फॉलोइंग, इसके आगे जितने भी हैं ये सारे इसी के ही, इसमें कई सारे जैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, ये सब बहुत सिमिलर ऑफेंसेस है, सेम काइंड के ऑफेंसेस है, तो ये अगर सेम ट्रांजैक्शन में पर्सन ने ये सारे ऑफेंसेस किए हैं तो उनका आप जॉइंट ट्रायल कर सकते हो। सो सेक्शन 223 गिव्स द सर्कमस्टांसेस इन विच अ जॉइंट ट्रायल कैन बी हेल्ड ऑफ 2 or more persons। ऑलराइट, इसके बाद आता है सेक्शन 224। सेक्शन 224 बताता है कि जो अगर आपने सपोज आप डाउटफुल थे 221 के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑफेंस बन रहा है, तो आपने ऑल्टरनेट चार्जेस बना दिए थे और करके उनमें से एक प्रूव हो गया, बाकी सारे ऑटोमेटिकली विथड्रॉ हो जाएंगे। या फिर अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो जो कंप्लेनेंट है वो चाहे तो रिमेनिंग चार्जेस को अपने आप भी विथड्रॉ कर सकता है, अपने आप विड्रॉ कर सकता है अंडर 224। वाई टू वेस्ट अननेसेसरी टाइम ऑफ द कोर्ट, तो वो क्या करता है, वो बाकी के रिमेनिंग चार्जेस को विड्रॉ कर लेता है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट चार्जेस। चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब चार्जेस के बारे में पढ़ने के बाद इट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CRPC विच इज अ ट्रायल। अब अगर मैं ट्रायल की बात करूं आपके सामने, ट्रायल की स्टेज आती है, डॉक्यूमेंट्स की स्टेज हुई, डॉक्यूमेंट्स दिए हमने अक्यूज्ड को, देन चार्ज फ्रेमिंग हुई। चार्ज फ्रेमिंग जो होता है इससे पहले इंक्वायरी प्रोसेस चल रहा होता है। चार्ज फ्रेमिंग होते ही ट्रायल शुरू हो जाता है। अब चार्जेस फ्रेम हो गए, अब जो होगा दैट विल बी ट्रायल। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रायल। ट्रायल अकॉर्डिंग टू CRPC कौन से हैं? एक तो है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, उसके बाद है ट्रायल ऑफ वारंट्स केसेस, ट्रायल ऑफ समन्स केसेस, वारंट्स केसेस में भी ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो वारंट्स केसेस हो गए, समन्स केसेस हो गए और समरी ट्रायल्स हो गए। ये सारे ट्रायल्स हमें CRPC के अंदर पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
सेक्शन 225 से, जहाँ से हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, ये सेक्शन 225 से 237 तक है आपका टोटल। देन 238 ऑनवर्ड्स आपका वारंट ट्रायल स्टार्ट हो जाता है जो 250 तक चलता है। देन 251 ऑनवर्ड्स आपका समन्स ट्रायल स्टार्ट हो जाता है जो आपका 260 तक चलता है, 259 तक। देन 260 ऑनवर्ड्स आपका समरी ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इसमें आपको एग्जैक्ट अब आप ये बोलेंगे कि मैम इसमें तो इतने सारे काइंड्स ऑफ ट्रायल्स हैं, हम हर एक को कैसे याद रखें? बेसिकली आपको हर एक ट्रायल का प्रोसीजर याद रखना है। बेसिकली आपको हर एक ट्रायल का प्रोसीजर याद होना चाहिए। एग्जैक्ट सेक्शंस अगर आपको इसमें याद नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक समरी ट्रायल दिया है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल दिया है, एक्सेट्रा। एग्जैक्ट उसके बीच के सेक्शंस आपको याद होने की ज़रूरत नहीं है, बट येस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कहाँ पे मे वर्ड यूज़ हुआ है, कहाँ पे शैल वर्ड यूज़ हुआ है, कहाँ पे कौन सी किस ट्रायल में कौन सा प्रोसीजर है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है इसमें 90% चांसेस होते हैं, कोई भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब इतने सारे काइंड्स ऑफ ट्रायल है, किसी ना किसी का प्रोसीजर तो ये पूछ ही लेते हैं, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए एग्जैक्ट। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। 225 बोलता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करवाएगा। 226 इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, वो केस की ओपनिंग करता है, वो एक अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देता है जिसमें वो डिस्क्राइब करेगा कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, क्या क्या चार्जेस उसने अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगाए हैं और क्या क्या एविडेंसेस दे आर प्रपोजिंग टू गिव। ये होता है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट होने के बाद अगर उस ओपनिंग स्टेटमेंट के बिहाफ पे बेसिस पे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कोई केस ही नहीं बनता है इनके अगेंस्ट, कोई जो चार्जेस उसने बताए हैं दे आर बेसलेस, तो वो उसको वहीं पे डिस्चार्ज कर सकता है अक्यूज्ड को। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज नहीं करता है तो वो बनाएगा चार्जेस। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है आपने जो चार्जेस इन पे लगाए हैं वो उनकी वो प्रॉपर चार्ज फ्रेमिंग जो एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो होता है, फिर वो चार्ज फ्रेमिंग करेगा। चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद उससे प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाएगा। चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद उससे प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाएगा। चार्जेस कोर्ट ने फ्रेम किए, उसके बाद वो चार्जेस अक्यूज्ड को पढ़ के सुनाए जाते हैं। अक्यूज्ड जब उन चार्जेस को सुनता है तो उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आपको ये समझ आए। इफ ही सेज यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दीज चार्जेस, देन ही इज आस्क्ड, उससे ये पूछा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी ऑन दीज चार्जेस। अगर वो बोल देता है येस आई प्लीड गिल्टी, इसका मतलब ये है कि वो वहीं पे अपनी गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है और वो आगे ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, वो केस नहीं लड़ना चाहता है। तो जैसे ही वो प्ली कर लेगा अपनी गिल्ट को, वहीं पे उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा इस फॉर्म में। बट अगर वो अपनी गिल्ट प्ली नहीं करता है, वो ये बोलता है आई डू नॉट प्ली गिल्टी टू द अबव मेंशन चार्जेस एंड आई क्लेम टू बी ट्राइड, ये एग्जैक्ट लाइन होती है, आई क्लेम टू बी ट्राइड। मैं ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, अपने एविडेंसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, अपना डिफेंस देना चाहता हूँ, अपना केस लड़ना चाहता हूँ। तो फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा कैसे, उसके बाद सबसे पहले होते हैं प्रोसिक्यूशन के साइड के एविडेंसेस, उसके लिए डेट तय की जाएगी, समन्स दिए जाएंगे, किसी को वारंट देना है वारंट दिया जाएगा। इसके बाद जो दिन डेट फिक्स्ड है उस दिन पे प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लिए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को लगता है कि कोई केस नहीं बनता है तो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के बाद ही अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया जाएगा। ऑल राइट, बट अगर उसको लगता है कि नहीं देयर इज़ अ केस और इसमें हमें डिफेंस साइड का भी सुनना चाहिए, तो फिर डिफेंस का एविडेंस लिया जाएगा। डिफेंस एविडेंस जो जब दे दिया जाता है, डिफेंस ने अपने साइड का एविडेंस दे दिया है, फिर उसके बाद दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद जजमेंट आता है। अब दोनों ने फाइनल अपना आर्ग्यूमेंट कर लिया, फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट होने के बाद जज जो है वो अपना जजमेंट देता है कि भाई मैं अक्विट करना चाहता हूँ या मैं कन्विक्ट करना चाहता हूँ, और फिर उसके रीजंस होते हैं, अक्विटल तो क्यों, कन्विक्शन तो क्यों। ऑलराइट, उसी को हम जजमेंट बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका कोर्ट ऑफ सेशन का पूरा प्रोसीजर। इसके बाद हम आएंगे सीधा
सेक्शन 238 पे, जहाँ पे वारंट्स केसेस स्टार्ट होते हैं। वारंट्स केसेस में मैंने आपको जब अभी फ्लो चार्ट बनाया तो मैंने उसमें लिखा था वारंट्स केसेस में दो तरीके का प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब वारंट्स केसेस ऑन पुलिस रिपोर्ट, और सेकंड होता है वारंट्स केसेस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। वारंट्स केसेस अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये जो अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट है ये आगे आएगा, पहले हम ऑन पुलिस रिपोर्ट वाली बात करेंगे। तो केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या उस अक्यूज्ड को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। अगर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट सारे डॉक्यूमेंट्स को, पुलिस रिपोर्ट को, सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा जो डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को दिए गए। उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है, इट्स ऑल बेसलेस, तो वो क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। बट अगर उसे लगता है डॉक्यूमेंट्स देख के कि हाँ चार्ज तो बनता है, ऑफेंस तो बनता है, तो फिर वो आगे अपने चार्जेस फ्रेम करेगा अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट। जो चार्जशीट में पुलिस ऑफिसर ने चार्जेस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने चार्जेस बनाएगा। वो चार्जेस अक्यूज्ड को पढ़ के सुनाए जाएंगे। अक्यूज्ड से उन चार्जेस पे प्ली ऑफ गिल्ट ली जाएगी। अगर अक्यूज्ड अपनी गिल्ट को प्ली कर लेता है तो उसे उस पर कन्विक्ट कर दिया जाएगा। बट अगर अक्यूज्ड अपनी गिल्ट प्ली नहीं करता है एंड ही सेज दैट आई क्लेम टू बी ट्राइड, तो इन दैट केस प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के लिए बुलाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस होंगे, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन होगा, देन डिफेंस के एविडेंसेस होंगे, देन अक्यूज्ड साइड अपने एविडेंसेस देगा, उन बातों को रिबट करेगा, अपनी चीज़ों को प्रूव करेगा, अपना डिफेंस देगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, चीफ एग्जामिनेशन होगा। ऑलराइट, इसके बाद नाउ सेक्शन 244 से स्टार्ट होता है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ऑलराइट, सिर्फ यहाँ तक का पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है कि वहाँ पे एविडेंस, डिफेंस एविडेंस तक और यहाँ पे जहाँ तक होगा, उसके बाद दोनों का कॉमन प्रोसीजर है वो कहाँ से है मैं आपको समझा दूंगी। अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट मतलब, पुलिस रिपोर्ट का मतलब है जहाँ पे जो कॉग्निजेंस है वो सेक्शन 190 क्लॉज बी में लिया गया है। और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है कि कॉग्निजेंस या तो 190 क्लॉज ए में लिया गया है या फिर कॉग्निजेंस 190 क्लॉज सी में लिया गया है। मतलब या तो कंप्लेंट केसेस या इंफॉर्मेशन केसेस, मतलब पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई केस है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, सबसे पहले अब अगर कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन केसेस पे जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है। प्रोसिक्यूशन से उसके एविडेंसेस के लिए बोला जाता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस को देखने सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई चार्जेस, कोई ऑफेंस, कोई एक्यूजेशन नहीं बनते हैं तो वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा। बट अगर उसको लगता है कि कोई ऑफेंस बनता है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो डिफेंस को एविडेंस के लिए बोलेगा। फिर डिफेंस के एविडेंसेस होंगे, चार्जेस बनाए जाएंगे, सारे चार्जेस बनने के बाद उससे प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाएगा। प्ली ऑफ गिल्ट लेने के बाद फाइनल एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस स्टार्टिंग में लिए गए उनमें से किसी को रिकॉल, री एग्जामिन करना है तो वो होगा। फिर डिफेंस के एविडेंस होंगे। फाइनली डिफेंस एविडेंस होने के बाद, अब यहाँ तक इसमें हमने देखा था डिफेंस एविडेंस तक का, और इसका अदरवाइज वाले का भी डिफेंस एविडेंस तक का जो प्रोसीजर है वो अलग है। डिफेंस एविडेंस के बाद इन दोनों का कॉमन प्रोसीजर है जो वारंट्स ट्रायल का होता है, मतलब अक्विटल या कन्विक्शन। अब जज देखेगा, सारे एविडेंसेस उसने सुन लिए हैं, इसके बाद ये देखेगा कि अक्विटल देना है, कन्विक्शन देना है, अपना जजमेंट देगा, उसमें अपने अक्विटल या कन्विक्शन के रीजंस देगा, सारी चीज़ें। ऑलराइट, इसके बाद एक सेक्शन 249 होता है कि कंप्लेनेंट के एब्सेंस में क्या होगा। जब प्रोसीडिंग्स कंप्लेंट के ऊपर स्टार्ट हुई है और जहां कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो वो ऑफेंस जो है या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है, या फिर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश है उसमें, तो वो क्या करेगा, वो डिस्चार्ज कर देगा फिर अक्यूज्ड को वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत लाइट ऑफेंस है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो और कंप्लेनेंट भी प्रेजेंट नहीं है, तो अक्यूज्ड को वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कि भाई ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें।
ऑलराइट, तो वहाँ पे फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन 250 क्या बोलता है? सेक्शन 250 बोलता है कि जब किसी पर्सन पे कोई एक्यूजेशन लगाए जाते हैं जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई जस्टिफाइड कॉज नहीं है, फॉल्स एक्यूजेशंस, तो उस फॉल्स एक्यूजेशंस या अनरीजनेबल अनजस्टिफाइड एक्यूजेशंस के अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन क्लेम की जा सकती है बाय द अक्यूज्ड। वही चीज़ दी गई है सेक्शन 250 के अंदर। यहाँ पे वारंट्स केसेस के जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो ख़त्म होता है। 251 ऑनवर्ड्स समन्स केसेस का ट्रायल प्रोसीजर स्टार्ट होगा आपका। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है द ट्रायल प्रोसेस ऑफ समन्स केसेस 251। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ट्रायल प्रोसेस ऑफ समन्स केसेस। अब समन्स केसेस कौन से केसेस होते हैं? विच आर पनिशेबल विथ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और लेस देन 2 years। वारंट्स केसेस कौन से होते हैं? जिसमें डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 2 years, और उसके अलावा जितने मतलब 2 साल से कम वाले जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो होंगे समन्स केसेस। तो समन्स केसेस का क्या प्रोसीजर होता है अब हम वो देखेंगे। ऑलराइट, समन्स केसेस में सबसे खास बात, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल और द वारंट्स केसेस, कि इसमें देयर इज नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग। इसमें फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल और वारंट्स केसेस में हमने देखा कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है वो एक फॉर्मल चार्जेस बनाते हैं जिसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। जो हमने ऊपर रूल्स पढ़े हैं चार्ज वाले चैप्टर में वो उस पर अप्लाई होंगे, प्रॉपर एज पर दी रूल सारे चार्जेस बनेंगे। बट ये जो सिचुएशन है चार्ज फ्रेमिंग की, जो फॉर्मेलिटी है वो समन्स केसेस में नहीं होती है। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ क्योंकि अक्यूज्ड को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके अगेंस्ट ये किस बात का केस है, उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्यूजेशंस हैं, उसके अगेंस्ट क्या क्या एलिगेशंस हैं। तो इसके लिए वो जितने भी एक्यूजेशंस उसके अगेंस्ट लगे हैं उसका सब्सटेंस मतलब उसका जिस्ट उसको ऐसे ही बता दिया जाता है, बट फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है। ऑलराइट, अब उन एक्यूजेशंस पे अगर वो प्ली ऑफ गिल्ट कर लेता है तो उसे वहाँ कन्विक्ट कर दिया जाएगा, बट अगर वो प्ली ऑफ गिल्ट नहीं करता है तो इन दैट केस क्या किया जाएगा? प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के लिए बुलाया जाएगा, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस देगा, उसके बाद डिफेंस के एविडेंसेस के लिए बुलाया जाएगा, डिफेंस अपने एविडेंसेस देगा। दोनों ने अपने एविडेंसेस दे दिए हैं तो क्या होगा? जज या तो अक्विटल करेगा या कन्विक्शन करेगा। ऑलराइट, अब यहीं पे सेक्शन 256 भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 256 बात करता है कि अगर कंप्लेनेंट या तो अपीयर नहीं होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो अक्विट कर देगा अक्यूज्ड को, और अगर उसको लगता है कि नहीं ऐसे बिना कंप्लेनेंट को सुने अक्विट नहीं करना चाहिए तो फिर वो एडजर्न कर देता है मैटर को। ऑलराइट, इसके बाद दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें है विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट क्या होती है? विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट का मतलब है कि कंप्लेनेंट कभी भी अपनी कंप्लेंट को, इससे पहले फाइनल जजमेंट पास हो उससे पहले कभी भी अपनी कंप्लेंट को विथड्रॉ कर सकता है, और अगर उसने अपनी कंप्लेंट को विथड्रॉ कर लिया तो वो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा? उसका इफ़ेक्ट इस तरीके से होगा जैसे कि अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया हो, बाइज्जत बरी कर दिया हो। ऑलराइट, इसके बाद 259 इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से ऐसे समन्स केसेस हैं जिन्हें वारंट्स केसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे कोई समन्स केसेस जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने से ज़्यादा की है, तो उन केसेस में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका जो ट्रायल है वो वारंट्स केसेस के जैसा होना चाहिए, क्योंकि वारंट्स केसेस में जो ट्रायल होता है इट इज़ मोर डिटेल्ड काइंड ऑफ ट्रायल, मोर फॉर्मल काइंड ऑफ ट्रायल, तो इसीलिए फिर वो उसको वारंट्स केस ट्रायल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा समन्स ट्रायल का टॉपिक खत्म होता है। समन्स ट्रायल के बाद जो हमारा ट्रायल आएगा दैट इज समरी ट्रायल। समन्स केसेस के बाद क्या आता है? हमारा समरी ट्रायल आता है। समरी का मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, समरी मीन्स शॉर्टन। समरी मीन्स शॉर्टन। जो एक ट्रायल का प्रोसीजर है, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्विक डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है, जिनको जल्दी डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को
मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक ऐसा समरी प्रोसीजर होता है ट्रायल का, जिसमें वो नॉर्मल ट्रायल वाले फॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं पूरी करनी होती हैं। ये बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही सिंपल वे में वो ट्रायल हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं नॉर्मल ट्रायल की, वो समरी ट्रायल में नहीं होती हैं। ऑलराइट, लेकिन ये ऑब्वियसली ये हर एक ऑफेंस में पॉसिबल नहीं है, वरना नॉर्मल ट्रायल का मतलब क्या रह गया। देर आर सर्टेन ऑफेंसेस जिनमें ये पॉसिबल है, तो वो 260 के अंदर दिया गया है कि कौन कौन, सबसे पहली बात तो ये दी गई है कि कौन कौन सा मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल करने के लिए एम्पावर्ड है और किन किन ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी के अंदर ये समरी ट्रायल पॉसिबल है। सेक्शन 260 वेरी इंपॉर्टेंट। सीजेएम कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, जेएम फर्स्ट क्लास कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट उसको पहले एम्पावर करेगा। किन किन ऑफेंसेस में हो सकता है? ऐसे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट ना ही डेथ है, ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और ना ही 2 इयर्स से ज़्यादा की है, मतलब 2 साल से कम वाले ऑफेंसेस का ही समरी ट्रायल हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रेव नहीं होते, जिसमें डिटेल्ड ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस कॉम्प्लेक्स है, तो उनको उसी तरीके से उसका ट्रायल हो सकता है। या फिर कोई ऐसा थेफ्ट 379 के अंदर ड्वेलिंग हाउस वाला थेफ्ट, या 381 जो क्लर्क और सर्वेंट वाला थेफ्ट है, वो जिसमें कि जो प्रॉपर्टी है थेफ्ट वाली प्रॉपर्टी वो 2000 रुपये से कम की वैल्यू है उसकी, या फिर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी एटसेट्रा जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से कम है, या फिर कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी वही 2000 से कम की वैल्यू है, या फिर 454, 456 विच डील्स विथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो इसमें इन केसेस में हो सकता है। ऐसे ऑफेंसेस जिसमें आप ब्रीच ऑफ पीस को प्रोवोक करते हो, 504 वाला जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ऑलराइट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट है, तो इन दैट केसेस अगर 2 साल जो है उससे कम की है तो ऑलराइट, ये सब जितने भी ऑफेंसेस बताए हैं इनका अबेटमेंट है, उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है, इसका अटेम्प्ट है उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है, या फिर कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन 20 जो है उसके अंदर अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आप समरी ट्रायल के लिए एलिजिबल हो। ऑलराइट, 261 बताता है कि मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कब समरी ट्रायल कर सकता है, जब हाई कोर्ट उसको स्पेसिफिकली एम्पावर करेगा, और वो भी ऐसे केसेस में जिसमें इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, 262 बोलता है कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है। अब समरी ट्रायल में आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आप समन्स केसेस में फॉलो करते हो, और समरी ट्रायल के अंदर किसी भी ऐसे मतलब कोई भी समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग, समरी ट्रायल के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐसा सेंटेंस पास नहीं कर सकते हो जिसमें जो पनिशमेंट है इट एक्सीड्स 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। तो समरी ट्रायल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी ग्रांटेड कैन बी मैक्सिमम 3 मंथ्स। ऑलराइट, इसके बाद 263 है कि समरी ट्रायल का रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको उसका एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें फॉर्मल जजमेंट तो होता नहीं है, आपको इसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। देन 264 ये बोलता है जजमेंट किस तरीके से होगा। इसमें जजमेंट बहुत डिटेल्ड या जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मल जजमेंट होता है वो नहीं होगा। इसमें आपको जितने भी एविडेंसेस हैं वो एग्जैक्ट नहीं लिखने हैं लाइक अदर ट्रायल। इसमें आपको उसका सिर्फ जिस्ट, उसका सब्सटेंस, उसका इंपॉर्टेंट मटेरियल पार्ट लिखना है और ब्रीफ स्टेटमेंट देना है अपने रीजंस का कि आपको जजमेंट क्यों दे रहे हो। ऑलराइट, इट शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ये जो रिकॉर्ड या जजमेंट होना चाहिए वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट समरी ट्रायल। अब हम आते हैं चैप्टर 21A पे, विच टॉक्स अबाउट प्ली बार्गेनिंग, विच टॉक्स अबाउट प्ली बार्गेनिंग। 2006 अमेंडमेंट एक्ट से आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ मलिमठ कमिटी, ये याद रखना है आपको, मलिमठ कमिटी के रिकमेंडेशंस के बाद 2006 क्रिमिनल अमेंडमेंट से, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से ये चैप्टर ऐड किया गया था, चैप्टर 21A। ऑलराइट, तो 265A से लेके 265, दिस इज टिल 265L, ये पूरा
प्ली बार्गेनिंग के बारे में। प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है? प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कौन देता है? ऑब्वियसली अक्यूज देता है। अक्यूज यहाँ पे क्या करता है? अक्यूज यहाँ पे अपने पनिशमेंट जो होती है, जो उसको पनिशमेंट मिल रही है, उसके लिए बार्गेन करता है। ही प्लीड्स फॉर अ लेसर पनिशमेंट। ऑलराइट, कैसे होता है ये? 265A 265 बताता है कि ये किस किस पे अप्लाई करेगा। ये सारे पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस पे अप्लाई करेगा ये चैप्टर, और वो भी वो पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस जिसमें जो पनिशमेंट है 7 साल से कम की है, और उसमें पुलिस रिपोर्ट हैज़ बीन गिवन और उस पर कॉग्निजेंस ले चुका है मैजिस्ट्रेट। ऑलराइट, या फिर कंप्लेंट केस पे ही अप्लाई होगा जिसमें 7 ईयर्स से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं, पनिशेबल नहीं होना चाहिए वो ऑफेंस, और मैजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस ले चुका है। दैट मीन्स कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन कर चुका है और प्रोसेस भी इशू कर चुका है। ऑलराइट, बट ये उन केसेस में अप्लाई नहीं करता है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को अफेक्ट करते हैं, या फिर अगर कोई ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज है, उन ऑफेंसेस पे प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर अप्लाई नहीं करेगा। ऑलराइट, सेक्शन 265B क्या बोलता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है 265B के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो, जिसमें उसको क्या क्या मेंशन करना है, जिसमें उसको ये मेंशन करना है कि अपना पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस देना है, उसके बाद एक एफिडेविट देना है, उसमें उसको ये लिखना है कि मैं ये वॉलंटरली कर रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पनिशमेंट एंड द केस, एंड इसके साथ साथ उसको ये मेंशन करना है कि ही हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ द सेम ऑफेंस। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें होंगी, ये इन कैमरा होगा। इसके बाद 265C आता है। 265 में कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि ये एक म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होना चाहिए। म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन का मतलब है कि दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ के इसके लिए नेगोशिएट करेंगी। इट शुड बी अ काइंड ऑफ मीडिएशन जिसमें दोनों पार्टीज का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो कोर्ट हैज़ टू मेक श्योर, इंश्योर दैट बोथ द पार्टीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड इट इज म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री, इट इज़ अ प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। मतलब म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री मतलब जो फाइनल आउटकम निकलेगा उससे दोनों पार्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि अक्यूज्ड अपने पनिशमेंट के लिए बार्गेन कर रहा है। तो जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए, उस डिस्पोजिशन जो होना चाहिए, उसमें विक्टिम भी सेटिस्फाइड है कि हाँ मुझे मेरा रिलीफ मिल गया, और अक्यूज्ड भी सेटिस्फाइड है कि येस व्हाट आई वाज बार्गेनिंग मुझे वो मिल गया। तो इट शुड बी अ म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। ऑलराइट, यही चीज़ 265C के अंदर लिखी गई है। 265D बोलता है अगर मीटिंग करने के बाद कोई म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं दोनों पार्टीज, तो इन दैट केस कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी उस ऑब्जर्वेशन को, और कोर्ट फिर उसके साथ उस तरीके से प्रोसीड करेगी जैसे वो यूजुअली केसेस में करती है। ऑलराइट, देन डिस्पोजल ऑफ द केस 265E, जहाँ पे सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन आ चुका है अंडर 265D, तो कोर्ट फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देगी। कैसे? कि अगर वो कोई ऐसा केस है जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर आ रहा है, तो आप उसको सिर्फ प्रोबेशन पे रिलीज कर दोगे, एडमोनिशन पे या प्रोबेशन पे रिलीज कर दोगे। ऑलराइट, आप उसको प्रोबेशन पे भी रिलीज कर सकते हो। लेकिन अगर वो उन सब उसमें नहीं आ रहा है, आप उसको एडमोनिशन या प्रोबेशन पे नहीं रिलीज कर सकते, आपको कुछ ना कुछ इम्प्रिजनमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो वो इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है? इट विल बी हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट। तो उस ऑफेंस के लिए जो मिनिमम कम से कम पनिशमेंट है उसका आधा आप उसको दे दोगे। बट अगर कई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट नहीं दी हुई होती है, ओनली द मैक्सिमम पनिशमेंट इज गिवन, तो फिर उन केसेस में आप उस मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 दे सकते हो। तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इन केसेस व्हेन देयर इज नो सच मिनिमम। ऑलराइट, इसका जो जजमेंट होना चाहिए, इट शुड बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो जजमेंट होगा प्ली बार्गेनिंग में कोर्ट का, इट विल बी फाइनल, इट विल बी अ फाइनल। इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती है, बट एक्सेप्शन है कि आप SLP डाल सकते हो आर्टिकल 136 में, या फिर 226, 227 में भी आप एक पिटिशन, रिट पिटिशन के लिए कर सकते हो अप्लाई। ऑलराइट, इसके बाद यू हैव टू रीड ऑल दीज सेक्शंस।
ये सारे सेक्शंस आपको रीड करने, आपको स्किप नहीं करने, दो दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट यू शुड रीड इट, आप इसको स्किप नहीं करोगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा आज के वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था, जिसमें हमें चार्जेस, पहले तो हमें कंप्लेंट केसेस करें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, देन हमें चार्ज फ्रेमिंग करी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद हमने ट्रायल स्टार्ट किया विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेंदी टॉपिक। तो सारे काइंड्स ऑफ ट्रायल्स हमने किए। ट्रायल्स करने के बाद हमने किया प्ली बार्गेनिंग अगेन वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो वो भी अभी हमने कर लिया। अब इसके बाद के जो सेक्शंस है, सेक्शन 300 तक, जो क्योंकि आज का हमारा जो टारगेट है वो सेक्शन 300 तक का रिविजन करने का है, तो सेक्शन 300 तक अब बहुत कम ऐसे सेक्शंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप कौन से हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 267 में। 267 आपको रीड करना है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोर्ट को ये लगता है कि किसी ऐसे पर्सन का इंक्वायरी ज़रूरी है या ट्रायल में उसको बुलाना ज़रूरी है जो ऑलरेडी कन्फाइंड या डिटेन्ड है, ऑलराइट, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन जिसने उसको पकड़ के डिटेन करके रखा है, उसको आप एक ऑर्डर देता है, कोर्ट जो होता है वो एक ऑर्डर देता है कि आप उस पर्सन को प्रोड्यूस करोगे कोर्ट में। ऑलराइट, इसके बाद प्लीज मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 291। 291 में मेडिकल विटनेसेस की बात है। जब आप अपना जजमेंट राइटिंग का पेपर करते हो तब आपको ये सेक्शन मेंशन करना पड़ता है। जब भी कोई डॉक्टर का एविडेंस आया है या फिर किसी भी रेडियोलॉजिस्ट का एविडेंस है तो आपको 291 मेंशन करना है। देन 291A मेंशन करना होता है आपको अपने जजमेंट में, क्रिमिनल जजमेंट में। जब आप TIP, जब किसी भी फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको दिया गया होगा कि अक्यूज्ड की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करवाई गई थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कंडक्ट की थी, तो वो रेलेवेंट किस में होगी, सेक्शन 9 में होगी, एविडेंस एक्ट के। इसके साथ साथ रेड विथ सेक्शन 291A एडमिसिबल होगी अंडर 291A। ऑलराइट, 293 आएगी इसके बाद, 293 जो कि एक्सपर्ट, साइंटिफिक एक्सपर्ट एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आपको 297 पढ़ना है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनके सामने आप एफिडेविट्स स्वॉन कर सकते हो, मतलब जिनके सामने आप एफिडेविट्स अफर्म कर सकते हो। तो कौन कौन है, कोई भी जज है, जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कमिश्नर ऑफ ओथ है, कोई भी ऐसा है पर्सन जो कमिश्नर ऑफ ओथ है जिसे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने अपॉइंट किया है, या कोई भी ऐसा पर्सन नोटरी एक्ट के अंदर अपॉइंटेड है तो फिर वो नोटरी कर सकता है। ऑलराइट, इसके बाद आप आओगे सीधा सेक्शन 299 पे, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। इसमें होता है कि कब आप एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज। तो कई बार ऐसे होता है कि सपोज अक्यूज्ड पर्सन एब्सकॉन्ड हो गया है या वो कहीं भाग गया है और अब देर आर चांसेस कि पता नहीं, ये हमें पता ही नहीं है कि कब वो मिलेगा, तो जब तक वो हमें मिले तब तक हम विटनेसेस का वेट करें। तो इन दैट केस हम उसके एब्सेंस में हम एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब वो या तो एब्सकॉन्ड हो गया है या फिर कोई इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं है कि आप उसको कब वापस पकड़ सकते हो, तो इन दैट केस कोई ऐसा विटनेस है जो या तो डेड है या फिर इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, कैन नॉट बी फाउंड, और उसको आप कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते हो, तो जो उसने उसकी एब्सेंस में एविडेंस दिया था आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हो। आप उसको दोबारा, आपको अक्यूज्ड के सामने उस विटनेस को रीप्रोड्यूस, री एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो 299। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 3 ऑफ रैपिड रिविजन वीडियो। हमने सेक्शन 200 से स्टार्ट किया था और 299 तक किया है हमने, जिसमें हमने प्ली बार्गेनिंग तक, दैट इज 265L तक
ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस को रिवाइज किया है, क्योंकि उसके बीच में हमने सेक्शन ज़्यादा स्किप नहीं किए, इट्स जस्ट 1 और 2 सेक्शंस जो बीच में स्किप हुए, क्योंकि कंप्लेंट से लेके प्ली बार्गेनिंग तक पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ लो अगर पूरे CRPC में से 80% चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो 50% तो आज की वीडियो का ही है, रिमेनिंग 30% बाकी के 3 पार्ट्स के वीडियो का है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस डील किए हैं। इसके बाद 266 ऑनवर्ड्स जो सेक्शन है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनमें से कभी कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। उसमें से भी जो सेक्शंस आपको पता होने चाहिए मैंने आपको वो मार्क करवा दिए हैं। वो सेक्शन क्या बोलता है मैंने आपको वो बता भी दिया है। तो बेसिकली जो है वो यहाँ तक का था आज का इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिमेनिंग जितना है मैंने आपको बता दिया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रैपिड रिविजन ऑफ CRPC पार्ट 3। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचता है जिसमें हम सेक्शन 300 टू सेक्शन 482 पूरा करेंगे। वो हमारा आखिरी पार्ट होगा जहाँ पे हम हमारे इस रैपिड रिविजन को वाइंड अप करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे अपने लीगल एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। अगर मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप वो सारे सेक्शंस जो मैंने बताए हैं वो अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज योर CRPC सब्जेक्ट। आप बहुत ईजीली अपने CRPC को 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपको मेहनत अगेन 20% की लगेगी बट रिज़ल्ट आपको 100% का मिलेगा। सो इट इज़ अ प्रॉफिटेबल ऑफ़र। आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। जो सेक्शंस मैंने बताए हैं उस सेक्शन का जो पार्ट मैंने आपको बताया है वो आप प्लीज़ पूरा रिवाइज कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन सारे सेक्शंस के सॉल्व कीजिए एंड देन जस्ट सी द रिज़ल्ट। आपका रिज़ल्ट 100% रहेगा। So that is all for today. We'll meet in the next part of the video, which is the final part. I hope this was fun for you and I hope this was helpful for you. Thank you so much. Have a nice day. Take care.